Hi everyone, this is Neha Gupta. The transcendental function क्या होता है? A non-constant फंक्शन हो सकता है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक था। तो अब हम पढ़ते हैं एंटायर फंक्शन। अब एंटायर फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन जैसा ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखिए क्या होता है, वो फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक ऑन अ होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। वो फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी पे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी पे क्या हो, एनालिटिक हो, तो मैं वो फंक्शन को क्या कहूंगी? एंटायर कहूंगी। या तो कह सकते हैं इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव एनी सिंगुलैरिटी, कोई सिंगुलैरिटी ही ना हो एक्सेप्ट एट z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। मतलब z इज इनफाइनाइट के सिंगुलर के से ये चारों में से अगर कोई होगा। ठीक है।
इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट ही होगी। से पोल और एक होता है नहीं होती है, ठीक है। दैट आएगा, कुछ भी पूछ लेगा या पूछ लेगा एफ जेड कॉन्स्टेंट है तो बोल दो इसमें से क्या होता है एंटायर फंक्शन के पास रिमूवल सिंगुलैरिटी है क्या, जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पोल है क्या, इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, ऐसे दो तीन पूछेगा और आपको पहचानना होगा। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसके पास कांस्टेंट है और साथ ही साथ एंटायर है तो उसके पास रिमूवल सिंगुलैरिटी होगी क्या, जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और इफ एन एंटायर फंक्शन हैज अ पोल, उसके पास पोल है जिसका ऑर्डर क्या है के, ऑफ ऑर्डर के, ये मैंने ऊपर लिख लिया था, एट जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के। देखो बेसिकली मैंने बताया था एफ जेड अगर 1/z के फॉर्म में है तो इसके पास क्या होगी, पोल होगा, पोल होगा, है ना, पोल होगा एट जेड इज इक्वल्स टू 0 पे। पर अगर कोई भी एंटायर फंक्शन है, कोई भी एंटायर फंक्शन है और उसके पास अगर पोल है, सिंगुलैरिटी है, पोल एट ऑफ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर है जिसका ऑर्डर के है एट जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो 100 फंक्शन किस तरीके का होगा, एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, जेड टू द पावर के होगी। ठीक है, ये इसका कन्वर्स भी यही होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री के है और पूछ लिया जाए कि एंटायर फंक्शन है तो कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, तो उसमें पोल होगा जिसका ऑर्डर के होगा, किस पॉइंट पे होगी, जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आ जाता है has a essential singularity at z is equals to infinite if and only if fz is ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एंटायर फंक्शन, इसीलिए मैंने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आपको पढ़ाया, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, e टू द पावर z, cos z, sin z, इसी तरीके से होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से दिया हो e टू द पावर z और बोला हो कि इज अ एंटायर फंक्शन, ये एक एंटायर फंक्शन है और तीन चार ऑप्शन दे दिए कि भाई इसकी सिंगुलैरिटी, देन सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कौन सी होगी, असेंशियल होगी, असेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, या पोल होगा, पोल होगा, या रिमूवल होगा, तो आपको आंखें बंद करके लिख लेना है कि कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, रिमूवल सिंगुलैरिटी होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बस तीन केसेस है, क्या बताया मैंने, तीन केसेस है,
3 केसेस है, 3 केसेस है, किसमें? सिंगुलैरिटी में है। सिंगुलैरिटी किसकी? सिंगुलैरिटी ऑफ एंटायर फंक्शन की। ठीक है, एंटायर फंक्शन की किस पॉइंट पे होती है? एट z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। और सिंगुलैरिटी कौन सी होती है? आइसोलेटेड होती है, नॉन आइसोलेटेड नहीं होती। तो रिमूवल सिंगुलैरिटी कब होगी? जब फंक्शन क्या होगा? फंक्शन कैसा होगा? इफ fz इज, इफ एंड ओनली इफ fz क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसमें कौन सी सिंगुलैरिटी है? रिमूवल। पोल कब होगा? पोल ऑफ ऑर्डर k कब होगा? इफ एंड ओनली इफ fz क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अगर कहीं लिखा है कि हाँ ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? ऑफ डिग्री कोई k है तो मैं कहूंगी कि उसके पास पोल होगा ऑफ ऑर्डर k। किस पॉइंट पे होगा ये याद रखना, z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और थर्ड, असेंशियल सिंगुलैरिटी कब होगी? सिंगुलैरिटी कब होगी? असेंशियल सिंगुलैरिटी इफ एंड ओनली इफ fz क्या होगा? या तो ez होगा, sin z होगा। ये तीन ही मेन फॉर्म, ये तीन ही मेन एग्जांपल्स है। cos z होगा। अगर इस तरीके का आया, पूछ लिया जाए कि सिंगुलैरिटी क्या है z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे और दिया हो कि ये एंटायर फंक्शन है, तो हम लगाएंगे असेंशियल सिंगुलैरिटी इफ एंड ओनली इफ केस है। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक ये पॉइंट आज बोल दिया जाए एग्जाम में कि एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर का है। किस पॉइंट पे है? z इज इक्वल्स टू 0 पे है, पोल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर के है। तो एफ वन बाय जेड के पास क्या होगा? तो उसके पास भी पोल होगा ऑफ ऑर्डर के, पर z इज इक्वल्स टू 0 के जगह इनफाइनाइट होगा। 1 बाय जेड हो गया तो ये भी 1 बाय 0 पॉइंट हो गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, मैंने कल ही बताया था जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जेड 0 दो बार आएगा, तो इसके पास क्या होगा? पोल होगा ऑफ ऑर्डर 2, दो बार रिपीट हो रहा है और पॉइंट क्या है? 0 है। अगर इसको ऐसा ना लिख के मैं 1 बाय जेड लिख लूं, जेड के जगह क्या लिख लूं? 1 बाय जेड, तो ये क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर हो जाएगा। और अभी ही मैंने बताया अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके पास क्या होता है? पोल ऑफ जो उसकी डिग्री है वही डिग्री 2 है एट जेड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। वही बात है, वही रिपीट जो मैं बता चुकी हूँ वही बात रिपीट की, पर कभी ऐसा स्टेटमेंट लिख के आ जाए तो आपको पहचानते आना चाहिए। वैसे एसेंशियल सिंगुलैरिटी में होता है। एसेंशियल सिंगुलैरिटी कल मैंने बताया था आपको, एफ जेड अगर ई टू द पावर 1 बाय जेड है, जेड इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मेरी असेंशियल सिंगुलैरिटी है, असेंशियल सिंगुलैरिटी है एट z इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं f 1 बाय z कर दूंगी इसका, तो क्या आ जाएगा? z आ जाएगा e टू द पावर z, और पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 के जगह इनफाइनाइट। तो इसमें भी असेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, इसमें भी असेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, अभी मैंने बताया। ठीक है, एट z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये लोगों ने बताया। अब आ जाता है एंटायर फंक्शन कांस्टेंट कब होते हैं। 4 पॉइंट से ये चीज मैंने एनालिटिक फंक्शंस में भी बताई है, इसलिए मैं ज्यादा उसको डीप में अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमें पता है कि लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन वेयर एफ जेड किसके फॉर्म में होता है? u प्लस आयोटा v, जहां पर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब fz is constant if one of the following condition satisfy। fz constant कब होता है? अगर कोई एंटायर फंक्शन है तो वो constant होता कब है? तब अगर either real part of f और imaginary part of f is constant। अगर real part और imaginary part में से एक भी constant हो जाए तो मैं कहूंगी कि फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, ये रियल u या v में से एक भी पार्ट कांस्टेंट हो जाए तो कहूंगी फंक्शन कांस्टेंट है। या रियल पार्ट ऑफ f और इमेजिनरी पार्ट ऑफ f इज बाउंडेड। इन दोनों में से अगर एक भी पार्ट अगर बाउंडेड हो गया मतलब कोई एक बड़ी वैल्यू मिल गई
कि जिसमें u एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं कहूंगी फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी थर्ड पॉइंट भी बताया, इफ इमेज ऑफ एफ जेड इज कंटेन्ड इन अ कर्व, कोई भी अगर एफ जेड की इमेज कोई भी कर्व में एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बताया था क्योंकि ये एनालिटिक ही नहीं होगा, एंटायर है तो एनालिटिक होगा, और नॉट एनालिटिक, कंट्रा पॉजिटिव तो हमेशा ही ट्रू होता है, नॉट एनालिटिक तो नॉट एंटायर। ठीक है, यही बताया था क्योंकि इसके नेबरहुड के आसपास के पॉइंट वहां पर डिफरेंशिएबल ही नहीं होंगे, इसीलिए फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं, और एनालिटिक नहीं है तो एंटायर भी नहीं होगा। ये एक पॉइंट है कि एफ जेड हैज अनकाउंटेबली मैनी जीरोस, अगर एफ जेड के बहुत सारे जीरोस है, जैसे कोई एफ जेड इज इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पर जेड किस में बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनकाउंटेबल, ये हम रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो जेड कुछ भी रखो हमेशा 1 ही आएगा, तो वही कह रहे कि अगर एफ जेड के पास अनकाउंटेबली मैनी जीरोस है, अनकाउंटेबली बहुत सारे जीरोस है, जिसमें फंक्शन 1 दे रहा है, तो मैं कहूंगी कि फंक्शन के अब आ जाता है मेन जो क्वेश्चन है, या तो टेलर सीरीज या तो लॉरेंट सीरीज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा। एंटायर फंक्शन तो ये था कि समझने के लिए, उससे बना तो शायद बना, बट टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज में इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इफ एफ जेड, अगर कोई इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, then the function fz can be written as a sum of the power series with the centers, जिसके सेंटर क्या होंगे, z is equals to z naught, called Taylor series of f around z naught। ये थी एक डिस्क्रिप्टिव वे में हमने लिखा था, इसको मैथमेटिकली में इस तरीके से लिखते हैं कि एफ जेड अगर एनालिटिक है कोई भी पॉइंट जेड नॉट पे, तो एफ जेड किसके इक्वल होता है, ये कल ही मैंने आपको बताया था, ये पावर सीरीज है, पावर सीरीज बताई थी। अगर मैं कोई भी फंक्शन को इस पावर सीरीज के फॉर्म में लिख लू, जहां पर सेंटर क्या है, z नॉट है, ये सेंटर है, और ए एन क्या है, कांस्टेंट है, बताया था, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस जेड नॉट टू द पावर z माइनस जेड नॉट का क्या है, कोफिशिएंट है ए एन। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि ये जो होगा एक्सपेंशन मेरा कैसा होगा, टेलर सीरीज होगा, जहां पर ए एन क्या है, एफ एन मतलब डेरिवेटिव, जो भी एन की वैल्यू होगी उस उतने ही टाइम्स हम डेरिवेटिव करेंगे, किस पॉइंट में, एफ एन ऑफ जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करके अगर मैं लिख के बताऊं आपको, तो एफ जेड क्या होगा, ये 0 से वैल्यू शुरू होगी, ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर 2, ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। और अच्छे से लिखूं तो ए नॉट मतलब ये तो क्या हो जाएगा, एफ एफ जेड नॉट हो जाएगा, अपॉन 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ए वन क्या हो जाएगा, एफ, एक बार डेरिवेटिव किया जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसको और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ये देखिए एन की वैल्यू अब 2 रख दी, तो क्या होगा 2 बार, या इसको 2 लिख लो, पर अपन कन्वीनियंस के हिसाब से 2 बार ऐसे 2 टाइम्स डेरिवेटिव इसका मतलब है, z माइनस जेड नॉट। ठीक है, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से कैसे लिखो, बस एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये क्या है, टेलर सीरीज है किसकी, ऑफ एफ जेड की अराउंड जेड नॉट। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे आ सकता है, फाइंड टेलर सीरीज, मैंने एक फंक्शन ले लिया ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस जेड। ठीक है, इस तरीके से टेलर सीरीज, कभी देखिए कभी कोई अबाउट पॉइंट बोल सकता है, अबाउट z इज इक्वल्स टू पाई बोल सकता है, z इज इक्वल्स टू 1, कुछ भी पॉइंट बोल सकता है, और अगर कोई पॉइंट ही ना दिया जाए
तो मैं हमेशा उसको अबाउट z इज इक्वल्स टू 0 मान के चलूंगी। अगर यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पॉइंट ही नहीं दिए तो मैं क्या मान के चलूंगी, z इज इक्वल्स टू 0, मतलब मेरा जो z नॉट है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। ये जो दिया रहता है ना ये पॉइंट, ये होता है z नॉट होता है। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है। देखिए हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, मैं इन लोगों की इनकी वैल्यू निकालती हूँ। z नॉट f डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव z नॉट बाय 2 फैक्टोरियल z माइनस z नॉट का स्क्वायर, इस तरीके से चलता रहता है। z नॉट क्या है यहाँ पर, z नॉट 0 है। तो मैं एक स्टेप लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 प्लस डबल डैश ऑफ 0 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर, 3 टाइम्स डेरिवेटिव z क्यूब, इसी तरीके से लिखते हैं। तो चलिए अब एक एक वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे f ऑफ 0 पहले फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन में क्या कर दिया, z के जगह 0 रख लिया, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। और f डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, एफ जेड का डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, -1 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर 0 रख लिया z के जगह तो -1 1 प्लस 0 का स्क्वायर -1 मेरा आंसर आ जाएगा। एक ही इस फिर वापस से डेरिवेटिव किया तो -1 एज इट इज, इसका -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस जेड टू द पावर 3। ठीक है, ये 1 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस जेड टू द पावर 3, और जैसे ही वैल्यू रख दी 0 की, जेड के जगह 0 रख लिया तो 2 आंसर आ जाएगा, जेड के जगह 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रखती हूँ, ठीक है, अगर मैं अपना जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, f0 के जगह क्या रखूंगी, 1 प्लस f डैश 0 के जगह क्या रखूंगी, देखो यहाँ पर क्या रखूंगी, -1 प्लस यहाँ पर देखो 2 फैक्ट f डबल डैश 0 के जगह क्या रखूंगी, 2 रखूंगी, 2 बाय 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर। और अगर आपको इसको एक और बार डेरिवेटिव करके लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर मुझे लगता है -6 आएगा। अगर आप ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे, ट्रिपल डेरिवेटिव कर देते हम, 2 है तो -3 1 प्लस जेड टू द पावर क्यूब, और यहाँ पर 0 रख देंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, -6 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब, ऐसे ही करते जाएंगे तो मेरी इनफाइनाइट सीरीज तक बनते रहेगी। तो 1 -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड भी आएगा, यहाँ पर जेड आएगा। देखिए ये मैं यहाँ जेड लिखना भूल गई, जेड माइनस जेड नॉट भी आएगा। ठीक है, जेड माइन यहाँ पर जेड आएगा, जेड आएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ इसको जेड, और -6 है, माइनस एज इट इज 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल, 3 क्यूब। इसी तरीके से मेरा इसका क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया, टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया, सीरीज एक्सपेंशन कर दिया अबाउट z इज इक्वल्स टू 0 ऑफ फंक्शन f इज इक्वल्स टू 1 प्लस z। अब इसमें से ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक और इसी में एक तरीके का और क्वेश्चन आ सकता है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट पूछ सकते हैं। ये अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता शायद,
अच्छे से दिख रहा है, दूसरा कलर लेते हैं। What is a कोफिशिएंट ऑफ, ये पूछ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब ये पूछ सकते हैं कि a2 की वैल्यू क्या होगी। a2 मतलब अगर a2 बोला जाए तो कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्सपेंड करके क्या है, a2 है ना, a2 मतलब z माइनस जेड नॉट है, यहाँ पर जेड नॉट तो जीरो था, तो z माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ये इसका कोफिशिएंट क्या होगा, a2 ही होगा। तो यहाँ पर a2 क्या है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, 1 है। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ, ऐसा ना लिख के ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ जेड क्यूब, तो क्या होगा, a3 होगा, ठीक है ना, जेड क्यूब कह रही हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3, a3 की वैल्यू पूछ लिया जा सकता है, ऐसा ही आ सकता है। तो a3 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 3, तो z टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो ये भी एक इस तरीके से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक और हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, वो पूछ सकते हैं एक्सपेंड द टेलर सीरीज ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू ई जेड। उन्होंने कहा कि इसको, यहाँ देखो कुछ अबाउट लिखा नहीं है कि, तो हम क्या करेंगे, जेड नॉट को हम जीरो ही मान के चलेंगे, कुछ लिखा नहीं है, अगर लिखा है तो कभी कभी वो दे देते कि अबाउट एट जेड इज इक्वल्स टू 1, ऐसे दिया जाता है, पर यहाँ लिखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जेड नॉट को जीरो ही मान के चलते हैं, ठीक है। मैं उसका भी एग्जाम्पल करवा, आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी जब दिया हो। तो क्या करते हैं, f0 लिख लिया एक बार, तो क्या आएगा, e टू द पावर 0 1, एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो क्या होगा, वही आएगा, तो f डैश 0 क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 1, जो भी लेंगे कितनी भी पावर लेंगे हमेशा वो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, कोई भी डेरिवेटिव ले लो, है ना, e टू द पावर 0 1 ही आएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एफ जेड इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1, या मैं उस फॉर्म में लिख लू, ये फॉर्म में ना लिख के, f0 प्लस f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल z, यहाँ z नॉट 0 है तो z होगा बस, f डबल डैश 0 बाय 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर, f ट्रिपल डैश 0 बाय 3 फैक्टोरियल z क्यूब, और बस मुझे यहाँ पर वैल्यू, तो f0 f डैश 0 ये सब की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो मैं 1 रख लेती हूँ। यहाँ पर z आएगा, z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, यही मेरा क्या है एक्सपेंशन है ऑफ क्या, ऑफ e टू द पावर z का। और पूछ ले आप व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछ ले a3 की, तो क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 3 मतलब 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक्सपेंशन पूछ ले और ऑप्शन में इनमें से ये एक सही होते और बाकी 3 गलत होते, कोई भी दे दिया जाता है तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, अगर किसी की वैल्यू पूछ ले तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में ये पूरा एक्सपेंड करके वैल्यू नहीं निकालनी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे ए एन का बताया है, एफ एन जेड नॉट बाय एन फैक्टोरियल, तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करो और यहाँ पर वैल्यू निकाल दो, इतना इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ क्या, जहां पर वैल्यू बदल के दी जाए, व्हाट इज अ टेलर एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड, अबाउट यहाँ पर लिखा है अबाउट
z इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पर z नॉट क्या हो गया, पाई हो गया। z नॉट क्या हो गया, पाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू एफ पाई, सॉरी पाई इज इक्वल टू साइन पाई, जो क्या है जीरो, जीरो है। डेरिवेटिव क्या, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव फिर पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, जो क्या है -1। फिर से एक और बार डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन जेड। एक और बार वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई साइन पाई, जो क्या हो जाएगा जीरो। और अगर हम अपने टेलर में रखेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है कि एफ जेड नॉट प्लस एफ जेड नॉट का डेरिवेटिव अपॉन 1 फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट, और एफ डबल डबल डैश जेड नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, इस तरीके से अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, जेड नॉट क्या हो गया, पाई। अगर मैं डायरेक्ट रख लूँ, एफ पाई क्या है, जीरो है। एफ डैश जेड नॉट मतलब एफ डैश जेड नॉट पाई क्या है, -1 है, बाय 1 फैक्टोरियल, और ये जेड माइनस पाई हो जाएगा। प्लस एफ डबल डैश जेड नॉट क्या है, एफ डबल डैश जेड नॉट क्या है मेरा, जीरो आ रहा है, ठीक है। और अगर आप एक और स्टेप आगे निकालोगे, एफ ट्रिपल जेड क्या हो जाएगा, माइनस कॉस जेड, और वैल्यू रख लोगे तो माइनस कॉस पाई होगा। यहाँ पर पाई रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस और -1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल डैश जेड नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट का क्यूब। एक और मैंने टर्म लिख लिया ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए, जीरो है, ये वाला टर्म जीरो हो रहा है क्योंकि मेरा एफ डबल डैश जेड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ट्रिपल डैश 1 बाय 3 फैक्टोरियल जेड माइनस पाई का क्यूब। थोड़ा और अच्छे से लिखा तो क्या होगा, ये 1 से ठीक है, इस तरीके से अपॉन 1 बाय 3 फैक्टोरियल जेड माइनस पाई का क्यूब। और अब इधर अगर इधर उन लोगों ने पूछा, एक इधर ये हो जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ A3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ A3 क्या है, तो आप ये सोचने लगोगे कि अच्छा मैं इसको पूरा एक्सपेंड करूंगी, पावर लगाऊंगी, फिर मैं कहूंगी कि अच्छा हाँ तो कुछ होगी उसको कोफिशिएंट, नहीं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ A3 का मतलब ये है, कोफिशिएंट ऑफ A3 का, सॉरी, वैल्यू ऑफ A3, कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ A3 पूछ ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को Z अकेले निकालना है और उसका कोफिशिएंट बताना है, नहीं। वैल्यू ऑफ A3 मतलब कोफिशिएंट होता है ऑफ Z माइनस जेड नॉट टू द पावर क्यूब, ठीक है, क्यूब होता है, Z माइनस जेड नॉट का क्यूब होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर Z नॉट क्या है, पाई है, तो मुझे क्या किसका कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस पाई टू द पावर 3 का देखना है, जो क्या है 1/3 फैक्टोरियल, जो क्या है 1/6 है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे यहाँ पर क्या अबाउट कुछ दिया ही नहीं था तो मेरा z नॉट जीरो था, तो मैं इसीलिए z का कोफिशिएंट देख रही थी या z क्यूब का देख रही थी। बट यहाँ पर अगर A3 की वैल्यू पूछ ले तो मुझे कोफिशिएंट किसका देखना है, मुझे z माइनस जेड नॉट टू दी पावर जो भी पूछा होगा वैल्यू, जैसे A3 पूछा है तो मुझे क्यूब देखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं जैसे कि देखिए, अभी तो आपको मैंने बता दिया कि टेलर सीरीज से कैसे करते हैं, बट एग्जाम में हम इतना बड़ा हर बार नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, मैं आपको आज ही अपना शेयर भी कर दूंगी फॉर्मूलेस की वर्कशीट। तो कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है जिसका आपको एक्सपेंशन याद ही करना है, और आप टेलर सीरीज के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर याद ना हो एग्जाम में तो आप टेलर सीरीज के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्या बता देती हूँ, फॉर्मूलेस बता देती हूँ ताकि आप एग्जाम में वो लर्न करो और आपका वहां टाइम बच जाए।
e टू द पावर z का होता है 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से चल। वहीं e टू द पावर माइनस z के जगह बस माइनस रखना है, तो ये हो जाता है z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, देखो z के जगह मैंने माइनस, और ये अभी e टू द पावर z का अपन ने एक्सपेंशन किया है, देखिए यही है, ये जो हम कर रहे थे इस तरीके से कर रहे थे। बट अगर अब इस तरीके से करना हो, अगर एग्जाम में भूल गए तो क्या करेंगे, टेलर सीरीज का यूज करेंगे, पर अगर आप याद कर लो तो आपके लिए ही बेटर होगा। फिर है साइन z का, जो होता है z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस, ये प्लस माइनस चलता है, ठीक है, अल्टरनेट में cos z का हो जाता है, जो इसमें नहीं आ रहा है वो इसमें आ जाता है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये भी चलता जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑड का आता है, यहाँ इवन आता है। एक होता है 1 माइनस जेड टू द पावर -1, 1 माइनस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हो, z मतलब 1 माइनस जेड, इसको या तो आप 1 माइनस जेड इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही एक ही है। इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इस तरीके से चलते जाता है। और अगर 1 प्लस जेड का इनवर्स पूछ ले, या 1 बाय 1 प्लस जेड का एक्सपेंशन पूछ ले, तो 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, बस क्या हो गया, जेड के जगह क्या हो गया, माइनस जेड हो गया, ठीक है। यही इतने कितने 6 एग्जाम्पल्स है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बस इतने ही आप याद कर लोगे तो एग्जाम में आपको इजी होगा। तो अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं ये ना करके थोड़ा इजी ट्रिकी वे में, शॉर्ट ट्रिक जो मैं कहती हूँ उसको उस तरीके से अगर आपको बताओ तो, ठीक है। यही एग्जाम्पल को एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड अबाउट जेड इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 स्टेप ये होती है z माइन इज इक्वल्स टू पाई को हम z माइनस पाई और इसको t कंसिडर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं और उसको क्या करते हैं, t कंसिडर करते हैं। तो एफ जेड क्या हो जाएगा, या यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस टी हो गई z की वैल्यू, और इसी z की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, टी के फॉर्म में ले आएंगे। तो साइन पाई प्लस टी, अब पाई प्लस टी क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो 90 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा इधर आता है, और इधर होता है tan पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन टी आएगा, क्योंकि 180 डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होता है। और अभी मैंने है ना साइन का एक्सपेंशन बताया, ये वाला, तो क्या है, z माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द 5 बाय 5 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, t माइनस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस t टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलेगा। क्या हो जाएगा, माइनस t प्लस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस t टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस, अब t के जगह क्या था, t की वैल्यू क्या थी, z माइनस पाई, तो पुटिंग थर्ड स्टेप में वापस क्या कर देंगे, पुटिंग z t इज इक्वल्स टू हम क्या रख देंगे अपना, t इज इक्वल टू z माइनस पाई रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ जेड क्या हो जाएगा मेरा, z माइनस पाई प्लस z माइनस पाई का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस, इस तरीके से ही आएगा मेरा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप पीछे देखो तो वही मेरा आंसर आ रहा था, देखिए यही आ रहा था सेम आंसर। तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी। यहाँ हमें ऑलरेडी साइन का पता था, एक्सपेंशन क्या होता है, तो हमने लगा लिया। अगर वहीं कहीं z इज इक्वल्स टू 0 आ जाता, अगर ऐसा आ जाता क्वेश्चन, ऐसा आ जाता कि 1 बाय अबाउट z इज इक्वल्स टू 0 या दिया ही नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं,
डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगाते, कौन सा वाला, ये वाला, हमें पता है 1/z, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला हम ये तुरंत लगा लेते और वहां पर लिख लेते हैं, जो क्या होता है 1/z इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 + z स्क्वायर, 1 + z स्क्वायर z⁻⁴ कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, z = 0 है, वहां कुछ चेंज नहीं करना है, वहां तो जो फंक्शन दिया है उसको एक्सपेंड कर देना है, तो यही मेरा एक्सपेंशन है, यही है बस मेरा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन ऑफ f(z). ठीक है, पर अगर आपको उस ट्रिक से करना है, मतलब वो फॉर्मूले से करना है, ये वाले फॉर्मूले से, जैसे कि यहाँ मैंने करके भी आपको बताया, 1 + z ना लेके मैंने 1 - z लिया, इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर दीजिए, या मेरे ट्रिक से करना है तो उस ट्रिक से कर दीजिए। ठीक है, टाइम यहाँ ज्यादा बचेगा, वहां थोड़ा लेंदी होगा, और ये ट्रिक कहीं समझ नहीं आ रही हो कैसे लगानी है, तो वो फॉर्मूला के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ ये याद रखना है कि z = 0 हो तो मैं f(z) का डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दूं, पर अगर कुछ वैल्यू दे दी हो z की, तो मैं पहले ये स्टेप फॉलो करूं और फिर एक्सपेंशन करूं। ठीक है, टेलर सीरीज क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। मैंने आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो पढ़ा ही है, ये दो फॉर्मूले के थ्रू निकालते, एक तो ये लिमिट एट टेंड्स टू इनफाइनाइट an + 1/an, या 1/r लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, ये तो दो फॉर्मूला बताया है। कभी कभी टेलर सीरीज दी रहती है और पूछा जाता है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या, तो क्या करते हैं हम लेते, वी कैन फाइंड इट बाय टेकिंग अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ f z0, z0 क्या है मेरा, ये सेंटर है, टू अ सिंगुलैरिटी ऑफ f। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन दे दिया है मुझे, दे दिया है यहाँ पर z-1, अबाउट उनने बोला है कि यहाँ पर टेलर सीरीज हो गए, मुझे यहाँ 3 ले लेती हूँ, यहाँ 2। ठीक है, उनने बोला यहाँ तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा अबाउट किससे, z = 2 पे, ये मेरा z0 है। ठीक है, और ये मेरा फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन और पूछ लिया जाए, पूछ लिया क्या जाया है, फाइंड r, r मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये मेरा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं ये वाला नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्टली क्या करूंगी कि मैं इसकी सिंगुलैरिटी चेक करूंगी। सिंगुलैरिटी क्या है, पोल आ रही है, मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर में z-3 को 0 ले लो तो z आ जाएगा 3, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सिंगुलैरिटी होगी, यही मेरा सिंगुलर पॉइंट होगा, और यही क्या है, पोल है मेरा। तो यहाँ सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, मैं सिंगुलर पॉइंट को a मान लेती हूँ 3, और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस हम लोग 3 - 2 1 ले लेते हैं, तो यही मेरा क्या होगा, r होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ सिंगुलैरिटी एंड अ z0 2 था, सिंगुलैरिटी 3 थी, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, यही होता है, √3 - 2 का स्क्वायर ले लेते, यही होता है, तो आंसर 3 - 2 ही आएगा। ठीक है, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, r की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, जो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब आ जाते लॉरेंट सीरीज पे। लॉरेंट सीरीज टेलर सीरीज से थोड़ी अलग होती है, क्यों, क्योंकि टेलर सीरीज में क्या होता है, हमारा टेलर सीरीज में क्या होता है, उसमें ना z की हमेशा टर्म पॉजिटिव होती है, मतलब z होता है, z² होता है, z³ होता है, कुछ भी होता है, कोफिशिएंट भी कुछ भी होता है, बट उसमें कभी 1/z 1/z² नहीं होता। तो ये कौन सी सीरीज में होता है, ये होता है लॉरेंट सीरीज में। लॉरेंट सीरीज में आपको पॉजिटिव टर्म्स भी मिलेगी और नेगेटिव टर्म्स भी मिलेगी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होती है वो सीरीज को हम कहते हैं लॉरेंट सीरीज। ठीक है, और जहां पॉजिटिव टर्म्स हो वहां टेलर सीरीज। तो लेट f(z) बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ एनालस। अब एनालस क्या है, एनालस, पहले मैं थोड़ा इसको और बता दूं, एनालस डोमेन
R1 lesser than modulus of Z minus A lesser than R2, then FZ can be expanded as, अगर इस तरीके से कोई मुझे रीजन दिया हो, मेरा डोमेन इस तरीके से हो, तो FZ किस तरीके से एक्सपेंड हो सकता है? ये सारी पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज है। देखिए Z माइनस ए टू द पावर n ए एन, जो क्या होता है n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट होता है। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है और ये है नेगेटिव टर्म सीरीज। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मेल जोल है उसे हम लॉरेंट एक्सपेंशन कहते हैं, जहां पर ए एन की वैल्यू ये है और बी एन की वैल्यू ये। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपको समझने के लिए लिख लिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सी क्या है? सी एक पॉजिटिव ओरिएंटेड सर्कल होता है और ए क्या है? उसी डोमेन में लाई करता है और अराउंड ए इन दिस डोमेन। तो पहले थोड़ा एनालिसिस बता दूं, क्या होता है? मेरे पास सर्कल होता है, सर्कल होता है, ये देखिए ये सर्कल है जिसका छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है? इसका रेडियस है R1 और बड़े लास्ट वाले सर्कल का रेडियस होता है R2 और इसके बीच में जो ये एरिया है यही कहलाता है एनालस रीजन और इसी का ही हम क्या करते हैं? लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया होता है इसी रीजन में उसका हम क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं और वो सीरीज को क्या कहते हैं? लॉरेंट सीरीज कहते हैं। बस इतना ही। ठीक है, ये था। अब आ जाता है एक एग्जाम्पल हम लेते, एग्जाम्पल कि एक्सपेंड लॉरेंट सीरीज जहां पर एफ जेड क्या दिया गया है? 1/z-2 z-3 इन द रीजन, जहां पर रीजन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ z लेसर देन 2। ठीक है, ये मेरा रीजन दिया है। अब स्टेप 1 क्या है? अगर इस तरीके का अगर आपको कोई भी दिया हो, इस तरीके का कोई भी टर्म दिया हो, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या इसे क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए इसको क्या कर देना? स्प्लिट कर देना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस दोनों का एक्सपेंशन करना है ना मुझे, अभी मैंने आपको सीरीज बताई, सीरीज एक्सपेंशन कैसे होता है, तो इन दोनों का अगर मैं एक्सपेंशन पहले इसका करूंगी फिर इसका करूंगी और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर देती हूँ? इन दोनों को अलग अलग कर देती हूँ और फिर उनका एक्सपेंशन करूंगी, तो मेरे लिए थोड़ा स्टेप्स थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या आएगी? z-3 a प्लस, और अगर ये ना करते हुए हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, एक बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करते हैं, हम बीच में माइनस लेते हैं, या तो पार्शियल फ्रैक्शन से करिए या तो क्या कीजिए 1 माइनस जो छोटा वाला टर्म है, बड़ा वाला जो टर्म है इधर लिख लीजिए और छोटे वाले को इधर, और क्या कीजिए ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो z-3 हो जाएगा, z-2 हो जाएगा, z-3 अंदर माइनस गया तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या है? बस नीचे -1 का मल्टीप्लाई करना है एक्स्ट्रा, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? -z-2 प्लस ये अंदर जाएगा तो z-3। आप इस तरीके से भी इसको, ये ट्रिक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर टर्म आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो भी यहाँ पर टर्म आए तो इसको नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए
सेकंड स्टेप जो है मेरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो भी मेरा डोमेन दिया है, जैसे यहाँ पर डोमेन क्या है, मॉडुलस ऑफ z लेसर देन 2 है, तो मेरा टारगेट, मेरा एम ये होना चाहिए कि ये मॉडुलस ऑफ z हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 नीचे ले आती हूँ तो ये 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये 1 से छोटा हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, अपने फंक्शन में इसको z/2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताऊंगी तो आपको और क्लियर होगा कि ये क्या है, इसको क्या, यहाँ तो बहुत इजीली आ गया कि हाँ ठीक है मैम, हम इसको z/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1/z-2 है, मुझे इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मुझे ये जो देखिए, आप देखते समझ जाना चाहिए कि मुझे कौन सी सीरीज का यूज करना है। मैंने यहाँ आपको ये सीरीज जो बताई है, इनमें से मुझे कौन सी सीरीज का यूज करना है, वो क्या है, z-2 प्लस z-3 है, तो बीच में माइनस आ रहा है और यहाँ पर z आ रहा है। तो देखिए इनमें से कौन सी सीरीज का मैं यूज कर सकती हूँ, ये वाली सीरीज का यूज कर सकती हूँ। तो मेरा यही टारगेट होगा कि मुझे ये इस तरीके का बनाना है, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगी, यहां से तो पहले 1 माइनस जेड होना चाहिए, 1 माइनस जेड के फॉर्म में होना चाहिए, 1 माइनस जेड के फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस जेड, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो 3 माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखा तो 1/2 माइनस जेड माइनस 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 3 माइनस जेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे 1 माइनस जेड के, जेड मतलब कुछ भी हो सकता है, जेड कोई एक वेरिएबल हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी, 2 को कॉमन ले लूंगी, 1 माइनस z/2, देखिए इसी तरीके का बन गया, माइनस फिर से 3 कॉमन ले लूंगी, 1 माइनस z/3, ठीक है। अब मैं इसका एक्सपेंशन कर सकती हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या था एक्सपेंशन करने का, 1 माइनस, फॉर्मूला जो था, मैं z की जगह a लिख लेती हूँ, नहीं तो एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ भी z यहाँ भी z, एक लिख लिया। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो वही मैं लगा रही हूँ, अब वही मैं लगाऊंगी यहाँ पर, देखिए एफ जेड 1/2 एज इट इज, एफ जेड 1/2 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए, क्या हो गया मेरा, यहाँ पर ए क्या है, z/2 है, z/2 का स्क्वायर, इसी तरीके से कंटिन्यूशन में चलेगा। उसी तरीके से -1/3 एज इट इज, और a की वैल्यू क्या हो गई, z/3 हो गई, तो -1/3 एज इट इज, a की वैल्यू हो गई z/3, फिर z/3 का स्क्वायर। तो देखिए यही मेरा क्या है, एक्सपेंशन है। और अगर इजी थोड़ा और सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं, कि मेरे को अलग अलग से लिखना है, अंदर पहले 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 2 z² 2² और ये क्या हो जाएगा अपॉन 2, इसी तरीके से जाएगा, -1/3 माइनस z3 से मल्टीप्लाई किया है तो z², अंदर माइनस भी जाएगा, 3 यहाँ पर और ये 3², और अच्छे से लिखा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, देखो ये a नॉट वाली टर्म, प्लस अब z वाली टाइम एक साथ लिख लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, फिर ये देखो 2 का क्यूब हो जाएगा, 1/2 का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब। तो इसमें खैर ये लॉरेंट एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, पर फिर भी यहाँ पर क्या है, 1/z की टर्म नहीं आ रही, तो आप ये मत बोलिए कि, ये मत सोचिए कि मैम यहाँ तो 1/z की नहीं आ रही, कहीं आ भी सकती हो, कहीं नहीं भी आ सकती है, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा, और अच्छे से लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं,
समीशन n टेंस टू 0 से इनफाइनाइट लिख लेंगे 1/2 टू द पावर 1 से चालू करते हैं n माइनस 3 टू द पावर n और z टू द पावर क्या हो जाएगा n-1। देखो अगर 1 रखेंगे तो 1 1/2 -1/3 और n 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा z 1 - 1 0 z0 क्या होगा 1 यही वाली टर्म आएगी और आगे भी ये सेटिस्फाई तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे एक्सपेंड करने बोला हो पर क्या है यहाँ पर मेरा डोमेन क्या दे दिया हो टू ये अगर मेरा डोमेन दे दिया हो ठीक है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ये मैंने बताया था कि इसको एक्सपेंड करना है तो हम क्या करेंगे पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे स्प्लिट कर देंगे ताकि मेरा एक्सपेंशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने किया ये एक्सपेंशन किया मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -1/z-1 प्लस z-3। अब क्या हो जाता है अब मुझे इसको लेना है ये लेना है इसको अच्छे से टारगेट क्या है एम क्या है मेरा मॉड्यूलस ऑफ z लेसर देन 1 होना चाहिए मेरा एम है। ठीक है तो मैं ये ले लेती हूँ इस डोमेन को लेती हूँ यहाँ पर दिया है 2 लेसर देन मॉड्यूलस ऑफ z लेसर देन 3। एक बार मैं ये वाला लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं इस तरीके का फॉर्म कैसे बनाऊं ये मॉड्यूलस ऑफ z को नीचे ले आऊं तो देखो ये फॉर्म बन रहा है ये फॉर्म। उसी तरीके से ये वाला ले लेती हूँ यहाँ पर मैं ये कैसे फॉर्म बनाऊं तो क्या करूं 3 को नीचे ले आओ इसके तो बन रहा है ये फॉर्म। तो देखिए ये फॉर्म भी बन रहा है। तो ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये जो एक्सपेंशन है इस डोमेन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मैंने बताया था ये 3 सर्कल वाला इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ये एक्सपेंशन इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये डोमेन को यूज करती हूँ ताकि जो मेरी z की वैल्यूज है मैं अगर एक्सपेंड करूँ तो कर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये डोमेन इसीलिए ही होता है ताकि मुझे बता दे कि ये मुझे लेना है मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या लेनी है z/2 लेना है या 2/z लेना है क्योंकि उल्टा भी लिया जा सकता है। ठीक है तो ये डोमेन मुझे यही बताता है। तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले यहाँ पर 2/z के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ से देखिए z को कॉमन ले लो z को मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ देखिए
z इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये क्या है, लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है, इज अ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इन एन एनालस। एनालस दिया गया है A0R, इसका मतलब वही है, कुछ नहीं, A क्या है, मेरा सेंटर है, 0 क्या है, मेरा रेडियस 1, R1 0 है और R2 क्या है, R। इसका खैर अपने पास इतना कोई रूल नहीं है। देन Z इज इक्वल्स टू A इज अ रिमूवल सिंगुलैरिटी इफ, अभी बताया मैंने कि रिमूवल सिंगुलैरिटी कब होती है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए कि आप एनालिसिस कर सके कि कौन सा ऑप्शन राइट है, रॉन्ग है, और फिर वीडियो को प्ले कीजिए और मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो देखिए अभी मैंने बताया कि अगर मेरा प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, प्रिंसिपल पार्ट मतलब यहाँ पर जो भी माइनस वाले टर्म्स है, एन अगर माइनस में है तो वो होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब सारे के सारे क्या होना चाहिए, टर्म्स, सॉरी, 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर क्या होती है, रिमूवल सिंगुलैरिटी होती है, रिमूवल सिंगुलैरिटी होती है। तो देखिए ए एन इज इक्वल्स टू 0 अगर एन की वैल्यू क्या हो, लेसर देन और इक्वल टू माइनस, मतलब ए ऑप्शन में ये कह रहा है कि अगर n की वैल्यू -1 -2 अप टिल जितने भी माइनस है, अगर वो 0 हो जाए तो क्या मेरा रिमूवल सिंगुलैरिटी होगा? तो जी हाँ होगा। मतलब मेरे पास कैसी वैल्यूज होगी, मतलब ए 0 होगा प्लस A1Z माइनस टू द पावर 1 होगा, 2 होगा, पर -1 -2 नहीं होगा, -3 अप टिल जो भी माइनस इनफाइनाइट है वो वैल्यूज ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो मैं कहूंगी यहाँ रिमूवल सिंगुलैरिटी होती है। तो ऑप्शन ए से ही हमें पता चल गया। जैसे थर्ड ऑप्शन में भी 0 कह रहा है, पर वो ये कह रहा है कि अगर -1 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है वहां पर ए एन अगर 0 है, -1 से कौन सी बड़ी वैल्यूज होगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट क्या करेगा, एफ जेड कैसा होगा, एफ जेड में होगा, एफ जेड में कौन सी वैल्यूज होगी, -1 -2 होगी, मतलब a -1 1 बाय जेड माइनस ए होगा। इसी तरीके से होगा ना, a-2, मतलब यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स होंगे किसके, z की पावर के। तो क्या जहां पर यहाँ पर तो रिमूवल सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसे ही आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड भी कर सकते हो, ये दोनों भी ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया था। तो ये बस एक था जो भी हमारा जो स्टेटमेंट था उस बेस पे क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंट सीरीज फॉर द फंक्शन, ये रीजन दिया गया है और आपको बोला है इसका क्या करना है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है। ये हमारा फंक्शन दिया गया है, तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं। ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया था, इसी तरीके का अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा ट्राई कीजिए, जो लगता है आपको, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको क्या है, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, आप अभी के अभी रिजॉल्व कर लोगे, क्योंकि अभी हमने क्या है पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो अभी हमें पता भी चल जाएगा कि अच्छा ये गलती हो रही है, इसलिए ट्राई करना, क्वेश्चंस ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। एफ जेड मेरा क्या दिया है, 3z माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करती हूँ। कैसे करूंगी, z को कॉमन ले लूंगी। ठीक है, देखिए ऐसा आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है ना। और नेक्स्ट मेरा एम जो होता है, मुझे ये देखना रहता है कि ये जो मेरा दिया हुआ है ये 0 से इतना कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या ये 1 के मतलब मॉडुलस ऑफ z क्या है, 1 से छोटा होना चाहिए, ये मेरा एम होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरा, इसमें मॉडुलस ऑफ z क्या, लेस देन 3 है। तो मैं क्या करूं, 3 को नीचे ले आऊं।
तो ये देखिए ये खुद ही बता देते, ये डोमेन से ही पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पर कैसी फॉर्म, यहाँ पर कैसा फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए अगर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जाऊं तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जाऊं तो देखिए एफ जेड तो एज इट इज होगा। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए नहीं किया तो कि क्योंकि अगर 1z-1 आता, z-2 आता तो मुझे ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती, पर यहाँ तो 1/z है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ क्या कर लेते, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को कॉमन ले लिया, 1 - z/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगेगा 1/3z क्या हो जाएगा, 1 - z/3 प्लस z² इसी तरीके से चलेगा। अंदर क्या करेंगे, z का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3z का, 1/3z प्लस 1/3 का स्क्वायर और z से z कैंसिल, प्लस 1/3 का क्यूब, एक z से z कैंसिल तो z बचेगा। इसी तरीके से चल रहा है। अब ये है क्या, देखिए ये है क्या, ये इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपलर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, एफ जेड इज इक्वल्स टू, देखो अगर मैं समेशन में लिखूं तो एन जीरो से, देखो यहाँ हर जगह जीरो से शुरू हुआ है तो मैं भी जीरो से करती हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 1 3 2 3 3 आ रहा है ना, इसी तरीके का बन रहा है। तो यहाँ पर 3 to the power n+1, क्यों, क्योंकि 0 रखूंगी तो 3 आएगा, 1 रखूंगी तो 3² आएगा। अब z देखो, यहाँ पर क्या है, z की पावर -1 आ रही है, इसको ऐसा ना लिख के मैं इसको इस तरीके का भी लिख सकती हूँ ना, नीचे है z तो मैं इसको इस तरीके का लिखती हूँ, z की पावर -1, इधर लिख लेती हूँ z की पावर 0, z की पावर 1। देखिए ऐसा हो रहा है, तो ये क्या इधर क्या आ जाएगा, z n-1, जैसे 0 रखूंगी तो -1 आ जाएगा। तो कौन सा है इधर ऑप्शन, ऑप्शन बी है, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये मैंने इस तरीके का बताया भी है। यहाँ पर टेलर में आपको कोई ये डोमेन वोमेन नहीं देखना रहता है, यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आप तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको पार्शियल फॉर्म में चेंज करो और ये 1 - a⁻n का फॉर्मूला लगा, 1 + a² इस तरीके का फॉर्मूला लगाओ। तो आपको आप मतलब 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए पार्शियल सम वाले, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले, तो मुझे लगता है आपको आप कर पाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मुझे लगता है आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, नहीं समझ में आया तो हम तो जरूर करेंगे। ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड 1/z+1 और z+3 इन अ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है, वैलिड फॉर रीजन। देखिए इधर रीजन इस तरीके का दिया और डायरेक्टली बोला है कि एक्सपेंशन करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो मेरा ये फंक्शन है इसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो क्या है, 1 + z - z+3 कीजिएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z+3 - z-1, z से z कैंसिल, 2 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर 1/2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 1 + z+1 - z+3, ठीक है। अब नेक्स्ट एम क्या है, एम होता है मेरा मॉडुलस ऑफ z क्या होना चाहिए, लेसर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, लेसर देन 1 होना चाहिए। अब पर इधर क्या है, मॉडुलस ऑफ z+1 दिया गया है, क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ z+1। तो क्या करेंगे,
z+1 को मैं क्या करूंगी, t कंसीडर करूंगी, यहां से z की वैल्यू निकालूंगी और मैं अपने ये वाले fz में रख दूंगी, रख देते हैं। fz क्या हो जाएगा, 1/2, यहां पर देखिए z+1 क्या होगा, t होगा, z+1 t होगा, ये t के फॉर्म में हो रहा है, ये 2 है, माइनस z+3 है, z+3 है, z के जगह क्या रखा, t-1+3 और अच्छे से लिखा तो ft 1/2 1/z माइनस t+2। अब ये तो इसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये 1/z इसको क्या ही और एक्सपेंड कर पाएंगे, पर इसको करना है। अब इसको करने के लिए हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डोमेन क्या दिया गया है, z+1 लेसर देन 2 है और z+1 को क्या किया है कंसिडर, t कंसिडर किया है लेसर देन 2। तो इसको क्या करेंगे, इसको मॉडुलस ऑफ t/2 लिख देंगे, लेसर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, लेसर देन 1 हो जाएगा और यही मेरा टारगेट था। तो मेरा यहाँ क्या लेना है, मुझे t/2 लेना है, ठीक है, तो t/2 लेना है। तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 2 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 + t/2, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया है, 1 + a का इनवर्स क्या होता है, 1 - a + a² माइनस a³ माइनस a³ + a⁴ इस तरीके से चल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1/t - 1/2, इसको क्या करेंगे 1 - t/2 + t² माइनस t³ चलते जा रहा है। इसको सिंपलर फॉर्म में लाएंगे, 1/2t - 1/2, ये हो जाएगा प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t/2⁴, देखिए ये। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस t² और 2⁴ इसी तरीके से। अब क्या करते हैं, t की वैल्यू लिख लेते हैं, t की वैल्यू क्या थी, यहां से देखिए, यहां पर देखिए t की वैल्यू थी z+1, z+1 हम लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में fz हो जाएगा, जो क्या होगा, t के जगह 1/2 z+1 माइनस 1/2 प्लस t z+1 2² माइनस z+1 का स्क्वायर और 2³ इसी तरीके से चलते जाएगा। चलिए देखते हैं मेरा ऑप्शन किससे मैच करता है, 1/2 है यहाँ पर, इस ऑप्शन में नहीं है, ना ही इस ऑप्शन में, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में। और यहाँ पर -1/4 है, यहाँ पर +1/4 है, हमारा 4 नहीं आ रहा है, 1/4 कहाँ गड़बड़ी है, ओ यहाँ पर मैंने इस पे यहाँ नहीं मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर आ जाएगा। देखिए मैंने ये मल्टीप्लाई करना मैं भूल गई, ये 1/2 यहाँ पर 1/2 कर दिया, यहाँ पर 1/2 कर दिया, पर ये वाला 1/2 तो पूरे इसमें करना था, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये तो 1/4 ही आएगा, ये क्यूब ये 4, ठीक है। तो ये देखिए माइनस है हमारा 1/4, यहाँ पर प्लस है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये ऑप्शन ए आंसर आ गया, ठीक है। देखिए जैसे अभी मेरे से थोड़ी सी माइन्यूट से मिस्टेक हो गई, वैसे आपसे भी हो सकती है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे बहुत सारे, तो आप जो हम ये लेक्चर्स में करवा रहे हैं आप वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आगे भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।